इस लेक्चर में हम मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम्स पे डिस्कस स्टार्ट करेंगे। फॉर्मुलेशन ऑफ अ मैथमेटिकल मॉडल फॉर मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम्स। मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम्स एज अपोज टू सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम्स एक ऐसे सिस्टम्स हैं या ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें एक से ज़्यादा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मुमकिन है, या एक से ज़्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम हम एज्यूम करेंगे। अभी तो हमारे पास जो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम था उसमें वाइड लेट से हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम थी वो ये थी कि इस मैस को हम एज्यूम कर रहे थे कि इट कैन ट्रांसलेट इन दिस यू डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट को हम यू ऑफ टी कह रहे थे। इमेजिन करें कि लेट से ये मैस एक जगह नहीं बल्कि दो डिफरेंट लोकेशंस पे अलोंग द हाइट लंप किया गया है। उस सूरत में जो सेकंड मैस है, एक तो m1 हो जाएगा, दूसरा m2 हो जाएगा। ये मैस जो है ये भी अपनी एक डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। लेट से इसको u1 कह देते हैं जो पहले, और ये u2 हो जाएगा। उस सूरत में ये एक मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम बन जाएगा, बिकॉज इसमें दो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर। इस किस्म के सिंपल मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं, और फिर इस आइडिया को एक्सटेंड कर देंगे। किसी भी किस्म का अगर मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम्स है, कई किस्मों के, कई डायरेक्शंस के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं, हमें पता है। स्टार्ट करते हैं एक सिंपलेस्ट आइडियलाइजेशन ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। कि लेट से एक बिल्डिंग है जिसमें हर फ्लोर लेवल पे जो मैस है वो लंप किया गया है, m1 m2 m3 से लेके mn तक, और n फ्लोर्स हैं। और फ्लोर जो हैं वो रिजिड हैं, ठीक है, यानी इनमें अपनी कोई एक्सटेंशन या शॉर्टनिंग, एलोंगेशन वगैरह नहीं है। जिस तरह सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम की कई इजम्पशंस हमने की थी और फिर वो डेवलप किया था उसका मैथमेटिकल मॉडल, इसी तरह इस मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम की भी कई इजम्पशंस होंगी। पहली इजम्पशन ये कि जो ये सपोर्टिंग कॉलम्स हैं ये मैसलेस हैं, ठीक है, और सारा का सारा जो फ्लोर का मैस है वो एक खास लेवल के ऊपर एक रिजिड मैस की शक्ल में लंप किया गया है, ठीक है। फ्लोर लेवल्स पे ही सिर्फ मैस कॉन्सेंट्रेटेड है। फिर एक असम्पशन ये है कि कॉलम जो है ये वर्टिकल डायरेक्शन में रिजिड है, लेकिन लेटरल डायरेक्शन में कोई फाइनाइट स्टिफनेस रखते हैं, ये फ्लेक्सिबल है। तो इसका मतलब है ये कॉलम जो है, कोई भी कॉलम, ये एक्सियली एलोंगेट या शॉर्टन नहीं हो सकता, ठीक है। ये एक्सियली यानी वर्टिकली अप डाउन मूवमेंट शो नहीं कर सकता। ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट या हॉरिजॉन्टल स्टिफनेस कोई रखता है और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ये एग्जिबिट करेगा। और आखिरी असम्पशन ये है कि ये सारी बिल्डिंग एक रिजिड ग्राउंड पर है विद इनफाइनाइट स्टिफनेस। एक तरह की ये आइडियल फिक्स सपोर्ट है इस बिल्डिंग की। तो इन असम्पशंस के साथ ये एक हमारा सिंप्लीफाइड मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है, ठीक है। ये जिस तरह सिंगल डिग्री का कॉन्सेप्ट था उसी को हमने एक्सटेंड कर दिया। बस सिर्फ ये है कि मैथ्स को अब एक जगह लंप नहीं किया बल्कि कई लेवल्स के ऊपर लंप कर दिया, और मल्टीपल जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं उनको आइडियलाइज करने के लिए, उनके 2 डायमेंशनल वर्जन को आइडियलाइज करने के लिए ये मॉडल यूज हो सकता है। और बाद में इसको हम एंड पे देखेंगे 3D में भी एक्सटेंड कर सकते हैं सेम आइडिया को। इस तरह के सिंपल मॉडल को अक्सर शेयर बिल्डिंग मॉडल भी कहते हैं। और बहुत से यूजफुल कॉन्सेप्ट जो हैं मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के, वो इस मॉडल को इस्तेमाल करके समझाए जा सकते हैं। हर फ्लोर के ऊपर जो मैस है वो m1 से mn तक है। mj जो है वो किसी jth स्टोरी का मैस है। इसी तरह हर फ्लोर की, हर एक की एक स्टोरी स्टिफनेस है, जो कि जाहिर है पहले फ्लोर की स्टिफनेस k1 होगी, फिर k2 k3 अप टू kn, और kj जो है वो किसी लेटरल स्टिफनेस ऑफ एनी jth स्टोरी, लेटरल स्टिफनेस। और किसी भी फ्लोर की जो स्टिफनेस है वो उसके अंदर जितने कॉलम्स हैं उनकी स्टिफनेस का जमा होगा। और ये लीनियर स्ट्रक्चर है, यानी जो स्टोरी स्टिफनेस, स्टोरी शियर और स्टोरी डेफॉर्मेशन के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो फॉर एवर लीनियर है, डिफाइंड बाय द लेटरल स्टोरी स्टिफनेस। अगर कोई स्टोरी जो है वो अपने अंदर फोर्स कोई रखती है, शियर फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स, ठीक है, और उसकी वजह से वो डिफॉर्म भी होती है, कोई डेफॉर्मेशन शो करती है, उसको हम नाम दे देते हैं स्टोरी डेफॉर्मेशन का। फोर्स और उस डेफॉर्मेशन के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो फॉर एवर लीनियर होगा,
and it is defined by the story stiffness Kj. For any jth story, deformation और force के दरमियान relationship is defined by story stiffness. So इसकी equation of motion हम बनाने की कोशिश करते हैं ऐसे मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम की, लेकिन उस इक्वेशन बनाने से पहले एक जरा सिंपल केस लेते हैं और उस पर डायरेक्ट इक्विलिब्रियम अप्लाई करके इक्वेशन ऑफ मोशन बनाने की कोशिश करते हैं। सिंपल केस में हम सिर्फ 2 स्टोरी बिल्डिंग लेते हैं जिसमें सिर्फ 2 मैसेज हैं, M1 और M2, 2 लेवल्स पे लंप हुए हुए हैं। इनकी अपनी अपनी डेफॉर्मेशंस U1 और U2 हैं और इनके ऊपर जो फोर्सेस अप्लाई हो रही है, ज़ाहिर है 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो दोनों के ऊपर फोर्स अप्लाई हो सकती है। सो P1 और P2 जो है वो अप्लाइड फोर्सेस है, ठीक है। सो ये हमारा एक सिंपल 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है, ठीक है। अब ये जो नंबरिंग है फ्लोर की, ये टॉप से बॉटम भी शुरू कर सकते हैं और बॉटम से टॉप भी कर सकते हैं। उस हिसाब से डिस्प्लेसमेंट और फोर्सेस की नंबरिंग भी आप डिनोट कर सकते हैं। सो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन बनाने के लिए हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि सेक्शन काटते हैं, एक यहां से और एक यहां से। ये जो टॉप से सेक्शन काटेंगे वो तो उसकी फ्री बॉडी डायग्राम ये बन जाएगी। P2 अप्लाइड फोर्स उसमें आ जाएगी और मैस M2 के अंदर इनर्शियल फोर्स होगी Fi2 कह दिया, ठीक है। M2 की इनर्शियल फोर्स और ज़ाहिर है वो अपोज करेगी अप्लाइड लोडिंग को। और ये जो 2 कॉलम्स हैं ये इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स जो है अपने अंदर डेवलप करेंगे, वो भी अपोज कर रही होगी अप्लाइड लोडिंग को। तो ये टॉप की फ्री बॉडी डायग्राम में तीन हमारे पास फोर्सेस आ गई। इक्विलिब्रियम इक्वेशन अगर मैं लिखूं तो वो बनेगी Fi2 प्लस Fs2 इज इक्वल टू P2 और ये सारे फंक्शन ऑफ टाइम है। इसमें डैम्पिंग एज्यूम नहीं की गई, सो अभी ये अनडैम्प्ड 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है। ये जो नीचे वाली फ्री बॉडी डायग्राम है इसमें अगर आप देखें ये इस रीजन की है, तो इसमें आप देखेंगे कि इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स टॉप के कॉलम से भी आ रही है और बॉटम के कॉलम से भी आ रही है। तो एक को Fs1A कह देंगे, 1 से मुराद फर्स्ट स्टोरी है, ठीक है, और A जो है वो टॉप के कॉलम से आने वाली है और B जो है वो बॉटम के कॉलम से आने वाली है Fs2, ठीक है। सो और टोटल Fs जो होगी जाहिर है वो इन दोनों का जमा होगी। सो अब P1 अप्लाइड फोर्स है और फर्स्ट मैस की इनर्शियल फोर्स Fi1 भी है। तो ये इसका मतलब है कि इसमें 1, 2, 3 और 4 फोर्सेस हैं जो ये सेकंड फ्री बॉडी डायग्राम में इस्तेमाल हो रही हैं। इन 4 का सम इक्वल टू 0 होगा अगर हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखते हैं फॉर द सेकंड फिगर। सो ये पहली फिगर के लिए इक्विलिब्रियम इक्वेशन Fs2 प्लस Fi2 एक तरफ है और अप्लाइड लोडिंग दूसरी तरफ। इसी तरह Fi1 और ये दोनों जो पार्ट हैं Fs के, जो टॉप के कॉलम से आ रहा है और जो बॉटम के कॉलम से आ रहा है, ये दोनों जो है इनको सम करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज ये है कि जब भी आप सेक्शन काटते हैं तो जो फोर्स एक डायरेक्शन में होती है दूसरी फिगर में वो ऑपोजिट होती है, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि अगर Fs2 हमने इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स सेकंड स्टोरी कॉलम्स की वो लेफ्ट वर्ड एज्यूम की है, दूसरी फिगर में वो राइट वर्ड होगी। तो ये जो Fs1A है वही सेम सेकंड फ्लोर के कॉलम से आने वाली इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स वो इस अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में या राइट वर्ड होगी, ताकि जब इन दोनों सेक्शंस को ज्वाइन किया जाए तो ये कैंसल आउट हो जाए, बिकॉज हमने ये फोर्सेस तो काटी ही तब हैं या डेवलप ही तब हुई हैं, फ्री बॉडी डायग्राम में इंक्लूड ही तब हुई हैं जब बीच में से सेक्शन कटा है। सो लिहाजा अगर Fs2 लेफ्ट वर्ड है तो Fs1A राइट वर्ड होगा। और जाहिर है कि ये जो इनकी वैल्यू, ये जो डायरेक्शंस हैं ये मैटर नहीं करती, इनकी एक खास इंस्टेंट के ऊपर ये मुमकिना तौर पे डायरेक्शंस हो सकती हैं, लेकिन असल में तो ये अगले इंस्टेंट में ऑपोजिट भी हो सकती है, बिकॉज P2 हमने अभी राइट वर्ड बनाया है, लेकिन P2 तो असल में तो डायनामिक फोर्स है, कभी पॉजिटिव होगी कभी नेगेटिव होगी। तो P2 किसी इंस्टेंट पे U भी हो सकती है, ठीक है। उस सूरत में Fi2 ऑपोजिट हो जाएगा। तो हम किसी एक टाइम इंस्टेंट के ऊपर ये फिगर बनाते हैं और उसके बाद उस टाइम इंस्टेंट में जो फोर्सेस की डायरेक्शन लेते हैं उस पर इक्वेशन बना लेते हैं, लेकिन बाद में ये प्लस माइनस भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन Fs2 अगर अपनी डायरेक्शन बदल ले।
सो किसी एक इंस्टेंट के ऊपर जो कॉन्फ़िगरेशन बनती है, फोर्सेस की डायरेक्शन बनती हैं, उन पर इक्वेशन बना लेते हैं और फिर वो जो भी अलजेब्राइक साइन आपका fs2 का fi2 का इंस्टेंटेनियसली बनता रहेगा तो इक्वेशन होल्ड करती रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर किसी लम्हे p2 माइनस में हो जाता है तो सडनली तो ये दोनों भी माइनस में हो जाएंगी, इक्वेशन फिर भी उस टाइम इंस्टेंट में वैलिड रहेगी अगर हमने ये एक टाइम इंस्टेंट पे दुरुस्त डायरेक्शंस के हिसाब से बना ली है तो। सो लिहाजा अगर fs2 को इस तरफ एज्यूम किया हुआ है तो fs1a राइटवर्ड होगा और फिर fs1b फिर लेफ्टवर्ड होगा, बिकॉज सेकंड कॉलम जो है नीचे वाले कॉलम ये भी p1 को रेजिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट में अगर देखा जाए तो ये fs1a जो है ये अप्लाइड लोडिंग की ही डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये हुआ कि उस टाइम इंस्टेंट में जिसमें m2 जो है वो राइटवर्ड जा रहा होगा तो ऊपर वाले कॉलम इस m1 को भी राइटवर्ड ले जाने की कोशिश कर रहे होंगे। फिजिकली आप इसको यूं समझ सकते हैं। ठीक है, सो इसका मतलब है अगर p2 की डायरेक्शन राइटवर्ड एज्यूम की है और इसका मतलब है ये दोनों कॉलम राइटवर्ड मूव हो रहे हैं तो जाहिर है कि ये नीचे वाले मैस को भी राइटवर्ड ही मूव करवाने की कोशिश करेंगे। यही वजह है कि fs1a जो है ये भी राइटवर्ड है, लेकिन जाहिर है जो बॉटम के कॉलम्स हैं ये तो कॉलम्स फिक्स सपोर्ट के साथ कनेक्टेड हैं और ये हर टाइम इंस्टेंट के ऊपर p1 को अपोज करेंगे, p1 के अगेंस्ट फोर्स डेवलप करेंगे। लिहाजा fs1b जो है वो लेफ्टवर्ड या ऑपोजिट ऑफ p1 ड्रॉ की गई है। सो इन फ्री बॉडी डायग्राम्स पे इक्वेशंस अप्लाई कर दें, इक्वेशन 1 बन जाएगी, इक्वेशन 2 बन जाएगी। इसमें fs1a जो है ये नेगेटिव लिया गया p1 के डायरेक्शन होने की वजह से। सो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारी प्राइमरी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं। सो अब अगर इन फोर्सेस को देख लें कि ये इनकी वैल्यूज क्या है, fs1b जो है fs1b ये वाली बॉटम वाली, इस इन दो कॉलम्स के अंदर जो इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स है वो तो सिंपली इक्वल होगी k1 इंटू u1। k1 इस स्टोरी की स्टिफनेस है, u1 इस स्टोरी की डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, बिकॉज ये जो दो कॉलम्स हैं ये सिर्फ इस मैस m1 से कनेक्टेड है और बॉटम पे बेस के साथ फिक्स है। सो एक सिरा इनका फिक्स है, एक डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट पे 0 0 है और टॉप के ऊपर u1 जितनी डिस्प्लेसमेंट है तो k1 इंटू u1 करेंगे तो fs1b आ जाएगा जो ये वाला है। fs2 की बात करें ऑन दी अदर हैंड जो टॉप के ऊपर ये है तो ये भी अगर आप देखें तो fs2 k2 जो सेकंड स्टोरी की स्टिफनेस है शुड बी मल्टीप्लाइड विद दी डेफॉर्मेशन रिलेटिव डेफॉर्मेशन जो कि इस सेकंड फ्लोर की है। अब आप ये देखें कि जो बॉटम है आपके इन कॉलम्स का जो कि fs2 बना रहे हैं, इन कॉलम्स का जो बॉटम है वो भी मूव कर रहा है विद अ डिस्प्लेसमेंट u1। ठीक है, सो ये जो दोनों पॉइंट्स मैंने बनाए हैं ये दोनों पॉइंट्स हैं आपके सेकंड फ्लोर के या सेकंड स्टोरी के कॉलम्स की बेस। तो जो फोर्स इन कॉलम्स में डेवलप होगी वो u2 माइनस u1 जो होगा ये है असल डेफॉर्मेशन जो इन कॉलम्स को एक्सपीरियंस होगी। सिर्फ u2 एक्सपीरियंस नहीं होगी इन कॉलम्स को, u2 माइनस u1 करेंगे तो रिलेटिव डेफॉर्मेशन आएगी जिसने इन कॉलम्स को डिफॉर्म करवाया और इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस की है। सो लिहाजा जो fs2 है वो होगा k2 इंटू u2 माइनस u1 और इसी तरह जो fs1a होगा ये भी k2 इंटू u2 माइनस u1 ही होगा, बिकॉज ये भी वही इक्वल होंगी ये दोनों फोर्सेस, बिकॉज ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये एक बस ऑपोजिट डायरेक्शन में है सिर्फ। ठीक है, सो इनकी वैल्यू यही होगी, यानी अगर आप इनकी स्केलर वैल्यू अमाउंट या मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो सेम होगा। यानी ये जो fs1a है ये भी सेकंड बेसिकली तो ये सेकंड स्टोरी के कॉलम से आ रहा है तो k2 के साथ जो है वो सेकंड स्टोरी की रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, सो आप यूं भी कह सकते हैं कि ये असल में u1 माइनस 0 था और 0 असल में बॉटम की डिस्प्लेसमेंट थी जो कि फिक्स सपोर्ट की वजह से। वरना ये हमेशा हमने ये किया है कि जो भी स्टोरी के कॉलम कट रहे हैं उस स्टोरी की स्टिफनेस मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ दैट स्टोरी।
और चूंकि हमने इक्वेशन में ऑलरेडी इनके माइनस साइन कंसिडर किया हुआ है, लिहाजा अभी यहां पर इनको माइनस प्लस, एक को प्लस में और एक को माइनस में नहीं लिखेंगे, बिकॉज जब इसको पुट करेंगे तो इक्वेशन में ऑलरेडी माइनस हमने ऑपोजिट डायरेक्शन का वो एज्यूम किया हुआ है। सो अब इन वैल्यूज को पुट कर देंगे इक्विलिब्रियम इक्वेशन में, लेकिन एफ आई भी आ रहा है। सो जो इनर्शियल फोर्सेस हैं ये तो रिलेटिव एक्सेलरेशन पर डिपेंड नहीं करती है, तो जो भी मास की टोटल एक्सेलरेशन है, जो टॉप के मास ने u2 डॉट डॉट एक्सपीरियंस की है और बॉटम के मास ने m1 ने u1 डॉट डॉट एक्सपीरियंस की है, मास से सिंपल मल्टीप्लाई होके इनर्शियल फोर्सेस आ जाएंगी। सो अभी हम अनडैम्प का केस कर रहे हैं तो डैम्पिंग फोर्स कंसिडर नहीं कर रहे। इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स और इनर्शियल फोर्स ये हमने देख लिए, इक्वेशन में भी आ गई हैं और अब पुट कर देंगे। इक्विलिब्रियम इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी। ठीक है, ये बेसिकली इतनी सी जो चीज है ये एफ आई वन है, फिर ये जो आगे चीज है ये अगर आप देखें तो ये एफ एस वन है। बेसिकली ये वाली इक्वेशन पहले अप्लाई की गई है। ठीक है, एफ एस वन बी माइनस एफ एस वन ए इज इक्वल टू पी वन ऑफ टी। ठीक है, सो ये अगर देखा जाए तो ये एफ एस वन बी है, ये एफ एस वन ए है, फिर ये पी ऑफ टी है उसका पी वन ऑफ टी। इसी तरह सेकंड इक्विलिब्रियम इक्वेशन में ये एफ आई टू है और ये एफ एस टू है, ये पी टू है। सो इसमें एक डिफरेंस ये है कि यहां पर माइनस था इक्वेशन में और अंदर u2 माइनस u1 था, हमने उसको u1 माइनस u2 करके बाहर प्लस कर दिया। ठीक है, ताकि इक्वेशन जो है वो सिंपल हो जाए थोड़ा। सो हमारे पास यहां पर बीच में अब प्लस आ गया, लेकिन अंदर u1 माइनस u2 हो गया, एक तरह का माइनस कॉमन ले लिया। सो ये इक्वेशन 8 और इक्वेशन 9 हमारी फाइनल गवर्निंग इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो हमारे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम को गवर्न कर रही है। अब ये दो इक्वेशंस हैं, एक इक्वेशन नहीं है। इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमारा मेन अननोन क्या है, u1 ऑफ टी और u2 ऑफ टी। हम तो अपने स्ट्रक्चर की डेफॉर्मेशन जो है वो मालूम करना चाह रहे हैं, तो ये u1 ऑफ टी और u2 ऑफ टी हमारे मेन अननोन है। दो अननोन है और दो इक्वेशंस हैं। गिवन क्या क्या है, लोडिंग वाली साइड से p1 ऑफ टी गिवन है, p2 ऑफ टी गिवन है। ठीक है, ये लोडिंग वाली साइड से गिवन है। स्ट्रक्चर वाली साइड से क्या क्या गिवन है, m1 m2 और k1 k2। ठीक है, अगर डैम्पिंग फोर्स भी होती तो वो c1 c2 भी इसमें आ जाते, बट अभी सिर्फ ये दो स्ट्रक्चर वाली साइड से गिवन है। ठीक है, सो ये दो गिवन चीजें मिलके u1 और u2 कैलकुलेट होंगी इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके। अगर इन इक्वेशंस को जो अब दो हो गई हैं, गवर्निंग इक्वेशन ऑफ मोशन पहले एक थी सिंगल डिग्री के केस में, अब दो हो गई हैं, और इनको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो वो कंडेंस होके कुछ इस तरह भी बन सकती हैं कि आप एक मैस मैट्रिक्स बना लें जिसमें सिर्फ m1 और m2 डायगोनल पे रखते हैं, मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन वेक्टर जिसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की जो एक्सेलरेशन बनती है u1 डॉट डॉट u2 डॉट डॉट, प्लस ये एक ऐसी मैट्रिक्स बनाई है जिसमें k1 k2 वगैरह हैं, इस तरीके से अरेंज हुए हुए हैं कि अगर आप पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करके मतलब पहली इक्वेशन इसमें निकालें तो वही इक्वेशन 8 बन जाएगी, सेकंड रो को मल्टीप्लाई करके दूसरी इक्वेशन निकालें तो वो इक्वेशन 9 बन जाएगी। तो 8 और 9 को एक तरह का एक मैट्रिक्स इक्वेशन में कंडेंस कर दिया गया। तो इसका मतलब ये बीच में एक मैट्रिक्स है जो सारे स्टोरी स्टिफनेसेस पर मुश्तमिल है, मल्टीप्लाइड बाय u1 u2 का एक वेक्टर, स्टोरी डिस्प्लेसमेंट्स का वेक्टर, ये स्टोरी एक्सेलरेशंस का वेक्टर था, इज इक्वल टू p1 p2 का एक वेक्टर, यानी अप्लाइड लोडिंग का वेक्टर। सो आप ये कर लें जरा एक्सपीरियंस, m1 इंटू u1 डॉट डॉट प्लस 0 इंटू u2 डॉट डॉट, यानी सिर्फ m1 u1 डॉट डॉट, प्लस k1 इंटू u1 प्लस k2 इंटू u2, सो k1 इंटू u1 प्लस k2 इंटू u2, ठीक है, इज इक्वल टू p1 ऑफ टी, p1 ऑफ टी। सो अगर आप बैक जाएं तो ये असल में इक्वेशन
इक्वेशन 8 बन चुकी हुई है। बिकॉज देखें, इसको भी जरा एक्सपैंड करें तो K1 इंटू U1, K2 इंटू U1, ठीक है। असल में सॉरी, यहां पर मैंने एक मिस्टेक की है, K1 प्लस K2 है, ठीक है। सो होना ये चाहिए K1 प्लस K2 इंटू U1 प्लस K1 प्लस K2 सेम इंटू U2। सॉरी, ये मल्टीप्लाई होगा पहली एंट्री से, फिर ये मल्टीप्लाई होगा दूसरी एंट्री से। सो माइनस K2 इंटू U2 इज इक्वल टू P1 ऑफ T। ये इक्वेशन अगर आप देखें, इसको जरा एक्सपैंड करें या कंपेयर करें, ये एग्जैक्टली इक्वेशन 8 है, ठीक है। बिकॉज K1 U1, K2 U1 और फिर माइनस K2 U2। यहां पर भी देख लें, K1 U1 फिर K2 U1 और फिर माइनस K2 U2, ठीक है, बिकॉज यहां पे माइनस है, इज इक्वल टू P1 ऑफ T। सो ये वही चीज एग्जैक्टली बन गई जो अगर पहली रो को पहले कॉलम से करें, फिर यानी पहली इक्वेशन इसमें से निकाल लें, इसी तरह दूसरी इक्वेशन निकाल लेंगे अगर आप मल्टीप्लाई करके इस मैट्रिक्स में से, तो आपके पास एग्जैक्टली इक्वेशन 9 बन जाएगी। तो हमने इक्वेशन 8 और 9 को कंडेंस कर दिया एक मैट्रिक्स इक्वेशन में। तो अब इक्वेशन 10 असल में एक मैट्रिक्स इक्वेशन है, जो एक ही इक्वेशन है, लेकिन असल में ये अलजेब्राइकली दो इक्वेशंस का को रिप्रेजेंट कर रही है। उसको दो इक्वेशंस को कंडेंस कर दिया मैट्रिक्स फॉर्म में। और अब आप जरा, ठीक है, ये तो स्टोरी एक्सेलरेशन है, इसको आप कैपिटल U डॉट डॉट का नाम दे सकते हैं, कैपिटल सॉरी बोल्ड U डॉट डॉट, बोल्ड का मतलब वेक्टर है ये। सो इसके अंदर जितनी भी स्टोरीज हैं उनकी एक्सेलरेशन लिस्ट डाउन हुई है। इसी तरह इसको आप अप्लाइड फोर्स वेक्टर का नाम दे सकते हैं, P ऑफ T, और इसमें P1 P2 जितनी भी फोर्सेज हैं, अब इस केस में दो हैं। इसको आप U वेक्टर का नाम दे सकते हैं, इस वेक्टर को बोल्ड U वेक्टर, यानी U1 U2 इसमें है। ये जो मैट्रिक्स है जिसमें स्टोरी मैसेज है डायगोनल में, इसको मैस मैट्रिक्स का नाम दिया गया। और ये जो एक बीच में मैट्रिक्स है जो U वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ये एक स्केयर मैट्रिक्स है, ये स्टिफनेस मैट्रिक्स है स्ट्रक्चर की। अब ये स्ट्रक्चर, इसमें स्टोरी लेवल पे स्टिफनेस डिफाइन हुई हुई थी, लिहाजा वो स्टोरी स्टिफनेस से मिलके ये K मैट्रिक्स बनी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस दो इक्वेशंस को इस एक इक्वेशन में सिंपली लिख सकते हैं, मैस मैट्रिक्स ऑफ द स्ट्रक्चर टाइम्स स्टोरी एक्सेलरेशन वेक्टर प्लस K मैट्रिक्स इनटू स्टोरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्सेस वेक्टर P ऑफ T, ठीक है। सो ये एक कंडेंस फॉर्म है जो दो इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रही है इस एग्जांपल के केस में। मैस मैट्रिक्स और K मैट्रिक्स स्केयर मैट्रिसेस हैं, ठीक है। और अगर एक सिंगल इस तरह से डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अरेंज हुई हुई है कि हर स्टोरी के ऊपर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम एज्यूम की हुई है, जैसे अभी हमने की हुई है, तो मैस मैट्रिक्स इस तरह होगी कि वो स्टोरी मैसेज डायगोनल में होंगे और ऑफ डायगोनल टर्म 0 होंगी। K मैट्रिक्स में भी एक ऑर्डर है, लेकिन पहले इसकी जनरलाइज फॉर्म देख लेते हैं। अब ये जो दो डिग्री ऑफ फ्रीडम की एग्जांपल हमने की है, इसको जनरलाइज कर लें। n डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर यूं ही होता तो U क्या हो जाता, U1 U2 U3 अप टू UN। इसी तरह n फोर्सेस अप्लाई हो सकती स्ट्रक्चर के ऊपर, P1 P2 P3 अप टू Pn, हर फ्लोर के ऊपर फोर्स अप्लाई हो सकती थी, तो कोई जनरल P वेक्टर बन सकता है। इसी तरह एक जनरल मैस मैट्रिक्स भी बन सकती है, आप सिर्फ सारे डायगोनल में स्टोरी मैसेज अरेंज कर दें, ठीक है। सो ये मैस मैट्रिक्स बन गई, n बाय n की होगी, जबकि जो है ये इसका ऑर्डर n बाय 1 है, इसका भी ऑर्डर n बाय 1 है, n रोज 1 कॉलम। K मैट्रिक्स में भी एक ऑर्डर है। K मैट्रिक्स भी अगर आप देखें कि हमने जब टू स्टोरी का K मैट्रिक्स बनाया था, जो खुद ब खुद इक्वेशन से बना था, वो कैसे था कि फर्स्ट स्टोरी सेकंड से कनेक्टेड है, तो K1 प्लस K2 माइनस K2 माइनस K2, और फिर K2 आगे से कनेक्टेड नहीं थी किसी से, सेकंड फ्लोर थर्ड से कनेक्टेड नहीं है, सेकंड फ्लोर लास्ट फ्लोर था, तो सिर्फ K2 रह गया। अगर सेकंड थर्ड से कनेक्टेड होता तो यहां K2 प्लस K3 आ जाता और डायगोनल में माइनस K3 आ जाते, और यही ऑर्डर आप आगे चलाते जाएं। तो यहां देखें K1 प्लस K2 माइनस K2, अब यहां पर K2 आगे K3 से कनेक्टेड है, 1 2 3 अप टू n तक जा रहा है,
तो K2 प्लस K3 और माइनस K3 माइनस K3, फिर K3 प्लस K4 माइनस K4 माइनस K4, ये बैंड इस तरह चलता जाएगा और आखिर में माइनस Kn और आखिरी चूंकि n+1 स्टोरी नहीं है, nth स्टोरी आखिरी स्टोरी है, तो Kn तक चलेगा। सो यूं इस पैटर्न को फॉलो करके आप इवन K मैट्रिक्स भी बना सकते हैं, बट ये तब कर सकते हैं जब आपको स्टोरी स्टिफनेसेस गिवन हो सारी या नोन हो सारी स्टोरी स्टिफनेसेस। सो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो हमने टू डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के लिए इक्वेशन देखी है, जो हमारे केस में शुरू में दो इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रही थी, अब ये इक्वेशन किसी भी n डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट कर सकती है। ठीक है, n डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए फर्क ये है कि ये जो मैथ मैट्रिक्स है ये n बाय n का एक मैट्रिक्स हो जाएगा, k मैट्रिक्स भी n बाय n का हो जाएगा, u वेक्टर n बाय 1 का हो जाएगा और u डॉट डॉट वेक्टर भी n बाय 1 का हो जाएगा, p ऑफ t वेक्टर भी n बाय 1 का हो जाएगा। और अब n कोई भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो सकती है, 100 स्टोरी बिल्डिंग हो सकती है, 50 स्टोरी बिल्डिंग हो सकती है। और अगर आप डैम्पिंग को भी इंक्लूड कर लें इस इक्वेशन में, तो एक C मैट्रिक्स टाइम्स U डॉट वेक्टर भी ऐड हो जाएगा इक्वेशन में। C इज द डैम्पिंग मैट्रिक्स, U डॉट इज द वेलोसिटी स्टोरी वेलोसिटी वेक्टर, तो ये रिस्पांस वेलोसिटी है हर स्टोरी का। इसके अंदर U1 डॉट ऑफ T, U2 डॉट ऑफ T अप टू UN डॉट ऑफ T तक एंट्रीज होंगी, हर एंट्री टाइम का फंक्शन होगी। इसी तरह U में और U डॉट में भी हर एंट्री टाइम का फंक्शन होगी, P ऑफ T में भी हर फोर्स जो है वो टाइम का फंक्शन होगी, डायनामिक होगी। सो अभी इसी इक्वेशन को अभी तो हमने इस स्ट्रक्चर के लिए देखा जिसमें हमने हर फ्लोर के ऊपर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम एज्यूम की हुई है। U1 कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर ले, चलें बॉटम से, U1 U2 U3 से लेके UN तक। लेकिन इसी को फर्दर जनरलाइज करते हैं, व्हाट इफ के हम इसी हर फ्लोर के ऊपर और ये हम 3D स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, यानी ये अब 2D स्ट्रक्चर नहीं रहा बल्कि यूं 3D स्ट्रक्चर बन गया, और हर फ्लोर के ऊपर अब एक इनटू द पेपर या आउट ऑफ द पेपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड कर लेते हैं। उस सूरत में क्या होगा, लेट्स से अगर ये एक फ्लोर है, अब एक ये 3D फ्लोर है, ठीक है, यूं ऐसे फ्लोर चलते जा रहे हैं नीचे को भी, और एक फ्लोर हमने सिर्फ ये लिया है, इसमें लेट्स से सेंटर में कर लेते हैं कि अब यहां पर एक तो इस डायरेक्शन में डिग्री ऑफ फ्रीडम थी, एक उस डायरेक्शन में भी डिग्री ऑफ फ्रीडम ले लेते हैं, तो U1 U2 और फिर इस तरह नंबरिंग कर देते हैं। और व्हाट इफ के इवन इससे भी आगे जाएं, एक क्योंकि ये फ्लोर जो है अगर ये रिजिड है तो ये वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, जो ये वर्टिकल एक्सिस है इसके अबाउट ये रोटेट भी कर सकता है, तो एक तीसरी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी और फ्लोर पे U3 कर देते हैं, जो कि असल में रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। बिकॉज इसमें तो अभी तक कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है ना कि हम जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एज्यूम कर सकते हैं U वेक्टर में या U डॉट वेक्टर में, वो ट्रांसलेशनल ही होनी चाहिए, वो रोटेशनल भी हो सकती है। तो U3 जो है वो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हो सकती है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ क्या फर्क पड़ेगा अगर ये काम कर लेते हैं, स्ट्रक्चर को 3D बना देते हैं लेट्स से ऐसे, उस सूरत में फर्क सिर्फ ये पड़ेगा कि हर फ्लोर के ऊपर 3-3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एज्यूम हो जाएंगी। तो फर्क ये पड़ेगा कि आपकी ये जो मैट्रिसेस और ये जो वेक्टर्स हैं ये कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, थोड़े इनकी एंट्रीज बढ़ जाएंगी। अगर 3 स्टोरी बिल्डिंग है उसमें पहले U1 U2 U3 थे सिर्फ, और अब हर स्टोरी पे 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो इसका मतलब है 9/1 की अब बन जाएगी, जो पहले 3/1 की थी। पहले 3 एंट्रीज थी, अब अगर आपने हर फ्लोर पे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम एज्यूम करनी है तो अब 9/1 की बन जाएगी। सो वही U1 U2 U3 अप टू U9 जाएगा, जो पहले सिर्फ U1 U2 और U3 था। अब फर्क ये है कि इसमें U2 जो है वो दूसरी डायरेक्शन की ट्रांसलेशनल है, U3 जो है वो रोटेशनल है, फिर इसी तरह U4 5 6 दूसरी स्टोरी की 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन 10 और 11 हमने बनाई है, ये ना सिर्फ 2D स्ट्रक्चर्स के लिए एप्लीकेबल है, यानी ये इक्वेशन 3D के लिए भी एप्लीकेबल है और कई किस्म के मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम्स के लिए एप्लीकेबल है। और फर्क सिर्फ ये पड़ेगा कि आपकी एंट्रीज की तादाद बढ़ जाएगी, आपके मैथ मैट्रिक्स में, आपके K में, और आपका P जो है वो भी ज्यादा फोर्सेस पर मुश्तमिल हो सकता है। सो जिन जिन डिग्रीज के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई फोर्स लगेगी वो एंट्रीज P ऑफ T वेक्टर में होंगी, बाकी जीरो होंगी
जिन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में कोई फोर्स नहीं लग रही वो 0 हो जाएंगी। इसी तरह मैस मैट्रिक्स भी बदल जाएगी अगर आप कई डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इस तरह से अज्यूम करते हैं। और अब हम बिल्कुल लास्ट लेवल पे आ जाते हैं जो इसका भी जनरल फॉर्म है, इससे भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म पे आ जाते हैं और इससे फिर आप सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। वो ये है कि देखें अभी हम फ्लोर लेवल पे पूरे फ्लोर को रिजिड मान के 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम दे देते हैं पूरे फ्लोर को किसी एक डायरेक्शन में। व्हाट इफ के फ्लोर रिजिड भी नहीं है, व्हाट इफ के फ्लोर के चारों जो एंड्स हैं वो डिफरेंट किस्म की ट्रांसलेशंस और रोटेशंस करने के काबिल है, फ्लोर रिजिड नहीं है। तो उस सूरत में तो हर फ्लोर के चारों एंड्स के ऊपर यानी हर नोड के ऊपर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डिफरेंट हो जाएंगी और उनकी डिफरेंट नंबरिंग हो जाएगी। सो अगला लेवल आप ये देखें कि ये एक फ्लोर है और इससे ये 4 कॉलम्स हैं लेट से इसके उनके साथ ये कनेक्टेड है और फिर निचला फ्लोर है, ठीक है ना, ऐसे, और वो इसी तरह आगे जा रहा है, नीचे निचला फ्लोर जा रहा है। सो अब क्या बिल्कुल जनरल फॉर्म क्या हो सकती है कि आपके इस फ्लोर के यहां पर भी 3 और अब फिर 3D का केस करते हैं, मोर जनरल केस, और उसमें आपको पता है कि किसी भी एक नोड जो 3 डायमेंशन में है उसमें टोटल 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो सकती है। सो लेट से 3 ट्रांसलेशन और 3 रोटेशन यानी 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां पर है, 6 ही यहां पर है, 6 ही यहां पर है, इसी तरह इस एंड पे भी 6 है। फिर ये कॉलम है तो ये 6 तो इस कॉलम की और इस फ्लोर की कॉमन हो गई, यहां पर फिर 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यहां पर फिर 6 है, 6 हो गई, यहां पर भी 6 हो गई। तो अगर इवन हम ये काम भी करें कि हर एलिमेंट के हर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के जो नोड्स बनते हैं या एंड्स बनते हैं वहां पर 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी एज्यूम करना शुरू कर दें, यानी मोस्ट जनरल केस कर लें, कोई सिंप्लीफिकेशन ना करें, इवन देन ये सेम इक्वेशंस एप्लीकेबल है अनडैम्प्ड के लिए और डैम्प्ड के लिए। सिर्फ फर्क क्या है कि आपकी ये मैट्रिसेस के ऑर्डर बहुत ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपने ज्यादा एज्यूम की हुई है। सो लिहाजा हम चले कहां से थे, एक 2 डायमेंशनल शेयर बिल्डिंग से, लेकिन फिर हमने उसको 3 डायमेंशन में कन्वर्ट किया, ठीक है, फिर रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी ऐड कर दी, सेम इक्वेशन रहेगी, ठीक है, और फिर इवन ये कि हर पॉइंट पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डिस्ट्रीब्यूट कर दी, फ्लोर पर एक ही नहीं रखा बल्कि फ्लोर के ऊपर हर एंड पे डिस्ट्रीब्यूट कर दी। इवन देन यानी 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम में इवन वर्टिकल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आ जाएगी जो अभी तक हमने एज्यूम नहीं की थी, ठीक है, 3 ट्रांसलेशन यानी एक्स वाई और जेड में और 3 रोटेशंस। इवन देन ये सेम इक्वेशन एप्लीकेबल है, हमने सिर्फ इनमें वैल्यूज एंट्री करनी है, मैस मैट्रिक्स बदल जाएगी, जाहिर है बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, ठीक है, अगर जितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैस अब इसमें डाला जाएगा मैस मैट्रिक्स बनाने के लिए, ठीक है। सो अभी हम ये करते थे क्योंकि हर फ्लोर का एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम थी तो लिहाजा पूरी स्टोरी का जो मैस है वो इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन अभी क्या होगा, हर पॉइंट का ट्रिब्यूटरी मैस इस्तेमाल होगा मैस मैट्रिक्स की एंट्री के तौर पे, क्योंकि हर पॉइंट हर डिग्री ऑफ फ्रीडम का बेसिकली ट्रिब्यूटरी मैस इसमें इस्तेमाल होगा क्योंकि इसका ऑर्डर है डिग्री ऑफ फ्रीडम बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो इन सिर्फ इन मैट्रिक्स या वेक्टर्स की कॉम्प्लेक्सिटी के अलावा इक्वेशन सेम रहेगी। तो जब भी आप डायनामिक एनालिसिस करते हैं रियल स्ट्रक्चर का किसी सॉफ्टवेयर में तो असल में वो इक्वेशन 11 इस्तेमाल कर रहा होता है। वो सिंपली सॉफ्टवेयर जब आप स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहे होते हैं तो आप बेसिकली उसमें के मैट्रिक्स दे रहे होते हैं, एम मैट्रिक्स दे रहे होते हैं। आप जब क्रॉस सेक्शन डिफाइन कर रहे होते हैं, जब आप उसमें मटेरियल डिफाइन कर रहे होते हैं तो आप और फिर ड्रॉ कर रहे होते हैं एक्चुअली, तो आप असल में एम और के मैट्रिसेस उसको इनपुट के तौर पे दे रहे होते हैं और वो सारी की सारी डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी ये मोस्ट जनरल केस कंसिडर कर रहा होता है। सो वो कॉम्प्रिहेंसिव एम और के मैट्रिक्स बना रहा होता है। सो ये के मैट्रिक्स वही है जो आप अभी लाइन एलिमेंट्स के लिए, फ्रेम एलिमेंट्स के लिए अपने स्ट्रक्चरल एनालिसिस के कोर्सेज में जब आप डायरेक्ट स्टिफनेस मेथड सीखते हैं तो आप बना रहे होते हैं, लेकिन जो प्रोग्राम है वो तो फाइनाइट एलिमेंट के एनालिसिस पे चल रहा होता है, तो वो तो 2 डायमेंशनल एलिमेंट यानी शेल एलिमेंट्स जिन्हें कहते हैं, स्लैब्स वगैरह के लिए, शियर वॉल्स के लिए, उनके 4 नोडेड एलिमेंट्स के लिए भी के बना रहा होता है और फिर उनको असेंबल करके एक ग्लोबल के बना रहा होता है। लेकिन जब आप डायरेक्ट स्टिफनेस मेथड कर रहे होते हैं फिर आप सिंपली एफ इज इक्वल टू के यू इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो स्टैटिक एनालिसिस है,
ठीक है, सो प्रोग्राम भी यही इक्वेशन F इज इक्वल टू के यू इस्तेमाल करेगा जब वो स्टैटिक एनालिसिस आप उसको कमांड देंगे। जब डायनामिक एनालिसिस देंगे तो वो इक्वेशन 11 इस्तेमाल करेगा। इसी तरह जब आप डायनामिक एनालिसिस करने के लिए डैम्पिंग डिफाइन करते हैं तो प्रोग्राम बेसिकली उसके बैक एंड पे वो सी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लेता है। सी मैट्रिक्स कैसे बनेगी ये अभी तक इस कोर्स में नहीं आया, ये एक अलग कहानी है, लेकिन मैथ्स एंड के मैट्रिक्स की आपको अब बेसिक पता लग गई है कि ये कैसे बन रही होती हैं बैक एंड पे सॉफ्टवेयर के अंदर। सो जब आप स्टैटिक एनालिसिस कर रहे होते हैं फिर तो आपको सिर्फ के मैट्रिक्स चाहिए, तो प्रोग्राम बैक एंड पे के मैट्रिक्स जो बनाई होती है वो यू के साथ मल्टीप्लाई, बेसिकली वो उसका इनवर्स लेके एफ से मल्टीप्लाई करता है। जब फोर्सेस अप्लाई कर रहे होते हैं बेसिकली प्रोग्राम बैक एंड पे एफ वेक्टर या पी ऑफ टी वेक्टर बना रहा होता है। डायनामिक फोर्सेस लगाएंगे तो पी ऑफ टी बनाता जाएगा, स्टैटिक फोर्सेस लगाएंगे तो एफ वेक्टर बनाता जाएगा, और फिर आप ये दो इक्वेशन डायनामिक के लिए और ये स्टैटिक के लिए बैक एंड पे वो इंप्लीमेंट कर रहा होता है। सो एक लास्ट चीज इसमें यह है कि जब आप ग्राउंड मोशन के लिए केस करते हैं यानी साइज्मिक एनालिसिस के लिए ग्राउंड मोशन डिफाइन करते हैं तो उसमें जो इक्वेशन ग्राउंड मोशन के लिए बनेगी पी ऑफ टी असल में माइनस मैस मैट्रिक्स टाइम्स यू जी डॉट डॉट बन जाएगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में माइनस एम यू जी डॉट डॉट था, यहां पर माइनस मैस टाइम्स यू जी डॉट डॉट हो जाएगा। बीच में एक इन्फ्लुएंस वेक्टर भी आता है, वन वेक्टर उसे बोलते हैं। ये वेक्टर सिंपली इंश्योर करता है कि ग्राउंड मोशन की जो डायरेक्शन है सिर्फ उन उसी डायरेक्शन की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में फोर्सेस डेवलप हों, यानी अगर ग्राउंड मोशन हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में फोर्सेस डेवलप नहीं होंगी, सिर्फ हॉरिजॉन्टल में होंगी। तो ये एक ऐसा वेक्टर होगा जिसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की वैल्यूज 1 होंगी, बाकी सारी 0 होंगी। तो मल्टीप्लाई होके ये सिर्फ फोर्सेस उन्हीं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे अप्लाई कर देगा जो जो ग्राउंड मोशन की डायरेक्शन में, बाकी ये एग्जैक्टली वही चीज बन जाती है। मैथ्स मैट्रिक्स वही है जो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है या जो प्रोग्राम ने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। सो इसका मतलब है कि अब आप इस बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ किसी भी फाइनाइट एलिमेंट के सॉफ्टवेयर पे जंप कर सकते हैं। अब आपको बेसिकली पता चल गया है कि वो कौन सी दो इक्वेशंस हैं जो प्रोग्राम एक्चुअली सॉल्व कर रहा होता है जब साइज्मिक एनालिसिस या कोई भी एनालिसिस कर रहा होता है। डायनामिक के लिए ये इक्वेशन 11, ठीक है, और स्टैटिक के लिए ये इक्वेशन 11 ही का यूं समझ लेंगे एक छोटा पार्ट, या P इज इक्वल टू के यू या F इज इक्वल टू के यू, ये स्टैटिक के लिए वो कर रहा होता है। तो जब आप स्टैटिक फोर्सेस डेड लोड, लाइव लोड या कोई और फोर्सेस लगाते हैं वो बैक एंड पे F वेक्टर कैलकुलेट कर लेता है, और फिर रिस्पॉन्सेज भी सारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे कैलकुलेट होते हैं। सो प्रोग्राम जो है वो मोस्ट जनरल केस के ऊपर रन हो रहा होता है, लेकिन हमने अभी कोर्स में एक बड़ा सिंप्लीफाइड मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम देखा है। सो ये जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमने डेवलप की है इक्वेशन 11, ये एक और मेथड से भी डेवलप की जा सकती थी जिसको वेरिएशनल अप्रोच कहते हैं या एनर्जी अप्रोच कहते हैं। इसमें हम वर्चुअल वर्क का, हैमिल्टन्स प्रिंसिपल का और लैग्रांजीज इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हैं और अल्टीमेटली इसी इक्वेशन पे दोबारा वापस पहुंच जाते हैं। अभी हमने क्या किया, हमने सिंपल इक्विलिब्रियम इस्तेमाल किया है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। हमने सेक्शन काटा और इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस अप्लाई कर दी। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए ये बड़ा सिंपल था, लेकिन मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए आपको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के लिए ये अप्रोच यूज करनी पड़ेगी। सो अभी हमने डी-एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल यूज किया है और इसमें जो हमारी मेन क्वांटिटीज थी जिनसे हमने डील किया है वो वेक्टर्स थे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्सेस के। जब आप ये अप्रोच यूज कर रहे होंगे, जो अभी हम इस कोर्स में पढ़ेंगे नहीं बट जस्ट इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं, इसमें आप वर्क, एनर्जी, पोटेंशियल फंक्शंस, वर्चुअल वर्क वगैरह की बेस पे इक्वेशन डेवलप करेंगे। और इसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का एक्सप्लिसिटली कंसिडर किया है, उसमें इसकी जरूरत नहीं है। इसी तरह फ्री बॉडी डायग्राम्स इसमें बनाई जाती हैं और फोर्सेस की जो भी इंटरेक्शन है उनकी डायरेक्शंस वो कंसिडर की जाती हैं। इसमें जब आप एनर्जी की टर्म्स में बात करते हैं तो ये सारी इंटरेक्शंस खुद ही कंसिडर हो जाती हैं और इसमें जो मोशंस हैं वो फिजिकल कोऑर्डिनेट से शो होती है। फॉर एग्जांपल u1, u2, u3 आपको पता है कि ये स्टोरी डिस्प्लेसमेंट्स हैं, ठीक है। फोर्सेस भी P1, P2 आपको पता है ये फिजिकल फोर्सेस हैं
जो इन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे लग रही हैं। लेकिन इसमें एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स का कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है, जो फिजिकल भी यूज हो सकती है, बट जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स भी, जो मॉडिफाइड कोऑर्डिनेट्स हैं या नए कोऑर्डिनेट्स हैं, उनमें प्रॉब्लम को ले जाया जाता है, उन नए कोऑर्डिनेट्स में सॉल्व करके दोबारा से प्रॉब्लम को फिजिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर लिया जाता है। सो ये चीज आपको डिटेल से तब समझ आएगी जब आप इसमें डिटेल से जाएंगे। इस कोर्स में ये अप्रोच नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मे बी किसी और कोर्स में या अलग से किसी डिस्कशन में ये टॉपिक मैं कवर कर दूंगा। सो समरी ये हुई कि अब आपको पता चल गया कि मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम की इक्वेशन भी वैसी ही इक्वेशन है जैसी सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम की थी, लेकिन अब मैथ एक नंबर नहीं है, बल्कि मैथ एक फुल मैट्रिक्स है, डिग्री ऑफ फ्रीडम बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम जितना। u डॉट डॉट एक फंक्शन नहीं है टाइम का, बल्कि सारी स्टोरी एक्सेलरेशंस पर मुश्तमिल एक वेक्टर है। c जो है वो एक कांस्टेंट नंबर नहीं है, बल्कि c मैट्रिक्स है। u डॉट वेलोसिटी भी एक वेलोसिटी की वैल्यू नहीं है, बल्कि एक पूरा वेक्टर है जिसमें सारी स्टोरी की वेलोसिटीज के फंक्शंस जमा हुए हैं। k एक कांस्टेंट नंबर नहीं है, बल्कि k मैट्रिक्स है। u भी एक वेक्टर है, और अप्लाइड फोर्स भी अब एक से ज्यादा है, जो कि p वेक्टर से डिफाइन हो रही है, ठीक है। सो ये अब एक इसमें मेन डिफरेंस है। सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम से अगर आप एनालॉजी करें तो ये इक्वेशन सेम इक्वेशन बन जाती है। अब एक लास्ट पॉइंट जिस पर फिर इस डिस्कशन को एंड करेंगे, और वो ये है कि ये जो इक्वेशन 11 है, अगर मैं 10 स्टोरी बिल्डिंग की बात करूं और एक बड़ा सिंपल सा 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम बिल्डिंग है लेट से, तो इसका मतलब है ये 10 इक्वेशंस हैं। इक्वेशन 11 असल में देखा जाए मैट्रिक्स फॉर्म में, तो ये 10 इक्वेशंस हैं, इनको 10 इक्वेशंस में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि हमने असल में मैट्रिक्स इक्वेशन तो ओरिजिनल अलजेब्राइक इक्वेशन से मिलके बनाई है ना। सो इक्वेशन 8 और 9 या इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो थी वहां से हमने स्टार्ट किया, फिर उनको कंडेंस करके मैट्रिक्स इक्वेशन बना ली। असल में तो ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जितनी इक्वेशंस हैं। अब यहां पर अगर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम की एग्जांपल देखें, तो इसमें एक लास्ट पॉइंट देखने का ये है कि ये इक्वेशंस कपल्ड हैं। कपल्ड होने का मतलब ये होता है कि एक एक इक्वेशन को अलग से सॉल्व नहीं किया जा सकता। यानी अगर मुझे एक स्टोरी की सारी वैल्यूज दे दी जाए, एक स्टोरी पे लगने वाली फोर्स दे दी जाए, एक स्टोरी का मास दे दिया जाए, एक स्टोरी की स्टिफनेस दे दी जाए K1, ठीक है, और कहा जाए कि मैं उस स्टोरी का अलग से रिस्पॉन्स कैलकुलेट कर लूं, क्या इससे मुझे U1 मिल जाएगा? अगर आप इक्वेशन को देखें तो ऐसा नहीं है। P1 ठीक है आपको गिवन है, U1 भी देखें इसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये अननोन है। लेकिन देखें K2 भी आ रहा है, U2 भी आ रहा है। इसका मतलब है U1 की इक्वेशन में जो P1 फोर्स लग रही थी, तो जो इक्वेशन बनी थी उसमें U2 और K2 भी आ रहे हैं। इसी तरह P2 की इक्वेशन देखें तो उसमें U1 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है ये 8 और 9 आपस में कपल्ड है, ये अलग अलग सॉल्व नहीं हो सकती, ये हमेशा साइमल्टेनियसली सॉल्व होंगी। और अगर आप इसको जब मैट्रिक्स इक्वेशन में करते हैं तो देखें आपकी पहली रो में K1 और K2 दोनों आ रहे हैं, ठीक है। सो ये मल्टीप्लाई जब होंगे U1 और U2 दोनों से, अनकपल्ड इक्वेशन बनेगी। अगर ऑफ डायगोनल टर्म 0 होती तो फिर ये इक्वेशन अनकपल्ड हो सकती थी, ठीक है, बिकॉज आप सिंपली कहते हैं अगर K मैट्रिक्स इस तरह होती K1 0 0 K2, अगर K मैट्रिक्स ऐसी होती तो फिर ये इक्वेशंस अनकपल्ड होती, बिकॉज तब क्या होता है K1 सिर्फ U1 से मल्टीप्लाई होता और 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता U2, और इसी तरह K2 सिर्फ U2 से मल्टीप्लाई होता, तो P1 की इक्वेशन में U2 ना आता और P2 की इक्वेशन में U1 ना आता। लेकिन असल में ऐसा नहीं है, ये दो इक्वेशंस आपस में कपल्ड हैं, यानी विच मींस के दे हैव टू बी सॉल्व्ड साइमल्टेनियसली, इनको अलग अलग सॉल्व नहीं किया जा सकता। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इक्वेशन ऑफ मोशन की, कि जब इनको आप सॉल्व करते हैं तो आपको इनको कोई ऐसा मेथड ही इस्तेमाल करना पड़ता है जो इनको एज अ होल ट्रीट करे। एक एक इक्वेशन को निकाल के हल करना मुमकिन नहीं है, ठीक है। स्टोरी बाय स्टोरी समझ लें, यूं समझ लें, स्टोरी बाय स्टोरी आप इक्वेशन को हल नहीं कर सकते, आपको स्ट्रक्चर को एज अ होल लेना पड़ेगा, बिकॉज आपके जो मैट्रिसेस बन रही हैं, K मैट्रिक्स इसेंशियली जो बन रही है, इसमें ऑफ डायगोनल टर्म्स भी हैं,
ठीक है, जो आप मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आप देखेंगे कि वो कपल्ड इक्वेशंस कन्वर्ट हो जाएंगी उसमें। सो अब इस डिस्कशन को एंड करते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है वो डायरेक्टली सॉफ्टवेयर पे जाएंगे। पहले फ्री वाइब्रेशन रिस्पॉन्स डिस्कस करेंगे, जिसमें मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम की ये सेम इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इक्वेशन 10 को, जो अनडैम्प्ड वाली इक्वेशन है, एम यू डॉट डॉट प्लस के यू इज इक्वल टू पी ऑफ टी, इस इक्वेशन 10 को सॉल्व करेंगे, लेकिन जब पी ऑफ टी को 0 रख लें, यानी अगर मैं सिंपल एम यू डॉट डॉट, अब कैपिटल एम विच मीन्स मैथ मैट्रिक्स यू वेक्टर प्लस के मैट्रिक्स इंटू यू वेक्टर इज इक्वल टू 0, यानी नल वेक्टर, ये 0 नहीं है बल्कि नल वेक्टर है। ठीक है, अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो इसको कहते हैं फ्री वाइब्रेशन रिस्पॉन्स ऑफ मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का जब हमने यूं फ्री वाइब्रेशन रिस्पॉन्स लिया था, इस इक्वेशन को सॉल्व किया था, तो हमें एक बड़ा यूजफुल कॉन्सेप्ट मिला था, और वो था टाइम पीरियड ऑफ द सिस्टम, टाइम पीरियड ऑफ द स्ट्रक्चर, या नेचुरल फ्रीक्वेंसी कह लें। ठीक है, कन्वर्ट किया जा सकता है, या एफ जो है सिंपल फ्रीक्वेंसी। सो इन चीजों में ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हमें फ्री वाइब्रेशन रिस्पॉन्स ऑफ अनडैम्प्ड सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम से मिला था। अब एग्जैक्टली वही चीज, या यूं समझ लें कि वही प्रॉपर्टीज मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम की हम एक तरह का डिस्कवर करेंगे जब हम मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम का फ्री वाइब्रेशन रिस्पॉन्स पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे कि हमें कुछ नए कॉन्सेप्ट मिलेंगे, जो जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम्स का एक टाइम पीरियड नहीं होगा, बल्कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जितने टाइम पीरियड्स होंगे, नेचुरल टाइम पीरियड्स। और फिर एक और कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं मोड शेप्स, ये भी हमें इसी फ्री वाइब्रेशन रिस्पॉन्स ऑफ मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम से हमें ये नया कॉन्सेप्ट मिलेगा, और ये डायनामिक रिस्पॉन्स के बारे में कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन हमें देगा। सो नेक्स्ट टॉपिक में हम फ्री वाइब्रेशन रिस्पॉन्स, यानी ये जो इक्वेशन मैंने सर्कल की है, इसको सॉल्व करना देखेंगे। और फिर अगले स्टेप में जाहिर है फोर्स वाइब्रेशन के केस में कोई पी ऑफ टी भी होगा, लेकिन वो काम फिर हम मैनुअली नहीं करेंगे, उसके लिए प्रोग्राम पे चले जाएंगे, यानी जो रियल डिटेल्ड डायनामिक एनालिसिस ऑफ मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है, वो फिर हम ई टैब्स पे या किसी और प्रोग्राम पे देखेंगे। सो अभी सेशन को एंड करते हैं यहीं पे। थैंक यू।